पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ब्लेज ने अपनी एबिलिटी से देख लिया था कि जोशुआ की बीमारी की असली वजह उसकी हार्ट कंडीशन है। फिर वो उसे हील करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर गॉर्डन और जोशुआ की नैनी लेडी कैस्टन आ गए। ब्लेज को जोशुआ के पास देखकर डॉक्टर गॉर्डन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, जोशुआ को तो चोट पैरों में लगी है, तो तुमने उसके सीने में क्यों हाथ रखा है। फिर वो ब्लेज पर आरोप लगाता है कि वो जोशुआ की सेहत के साथ लापरवाही कर रही है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ब्लेज के लिए ये सिचुएशन काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में जब टेम्पल के लोगों को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चला था तो उन्होंने उसे एक विच बोलकर कैद कर लिया था। इसलिए इस लाइफ में वो अपनी एबिलिटी को एक सीक्रेट रखना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी एबिलिटी को रिवील ना किए डॉक्टर गॉर्डन के सवालों का जवाब कैसे दे। अब आगे तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। ब्लेज यही सोच रही होती है कि कैसे बिना अपनी एबिलिटी रिवील किए गॉर्डन के सवालों का जवाब दे। तभी वहीं खड़ी जोशुआ की नैनी ड्यूक से कहती है, योर ग्रेस, आप सच में इस लड़की को टेम्पल से ले आए? मुझे नहीं लगा था कि आप इस बात को लेकर इतने सीरियस थे। डायना तो इतनी पावरफुल है, ये लड़की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमें मास्टर जोशुआ को किसी ऐसे इंसान के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। ये सुनकर ड्यूक एकदम सीरियस टोन में कहते हैं, बस बहुत हुआ एमा, इस बच्ची का नाम ब्लेज है और ये ड्यूक रेजिडेंस की एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे तमीज से बात करो। ये सुनकर कैस्टन शर्मिंदा होते हुए कहती है, माफ कीजिए ड्यूक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर ड्यूक गॉर्डन की तरफ देखकर कहते हैं, गॉर्डन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ब्लेज के साथ मिलकर काम करो और उस पर भरोसा करो। मैं अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। फिर गॉर्डन झिझकते हुए जवाब देता है, ड्यूक, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर लेडी कैस्टन सही कह रही है, ये बच्ची डायना से कमजोर है, हमारा ऐसा करना नादानी होगी। तभी एडविन बीच में ही बोल पड़ता है, अब बस करो गॉर्डन, पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। ये सुनकर गॉर्डन हैरान होते हुए कहता है, आप भी यंग ड्यूक, आप भी ड्यूक की बातों में सहमति दे रहे हैं? आप समझते क्यों नहीं है, ये करना बेवकूफ़ी होगी। इतने में एडविन सख्ती से कहता है, तो क्या आपका मतलब ये है गॉर्डन कि मैं और ड्यूक बेवकूफ़ हैं और ब्लेज को यहाँ लाना गलत था? ये सुनकर गॉर्डन घबराते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग ड्यूक, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये देखकर ब्लेज मन ही मन इम्प्रेस होती है और सोचती है, वाह, एडविन बचपन से ही इतना काम और इंटिमिडेटिंग है, मुझे लगा था कि वो बड़े होने के बाद ऐसा बन गया। तभी एडविन कहता है, अब ये सब तो सेटल हो गया, तो ब्लेज, तुम जोशुआ की ट्रीटमेंट कब से शुरू करने वाली हो? जिस पे ब्लेज जवाब देती है, अब मैं अभी कर रही हूँ। फिर ब्लेज अपने हाथ को देखती है जहाँ से एक पतली सी सीधी रोशनी ग्लो हो रही थी। वो कहती है, ये हीलिंग लाइट है जो मुझे लोगों को ठीक करने में मदद करती है और मेरे अंदर ये भरपूर मात्रा में है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं इस पावर की सिर्फ एक पतली सी लाइन ही बाहर निकाल पा रही हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में भी यही प्रॉब्लम थी, मैं अपनी पूरी पावर को बाहर ही नहीं निकाल पा रही थी। फिर ब्लेज थोड़ा निराश होकर कहती है, मैंने सोचा था इस बार चीजें अलग होंगी, इस बार मैं सबकी मदद कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की फ्लैशबैक आती है, जहां डायना उससे कहती है, ब्लेज, तुम्हें पता है तुम्हारी हीलिंग पावर इतनी कमजोर क्यों है? क्योंकि तुम गॉडेस पर भरोसा नहीं करती हो। टेम्पल की देवी ही हमें शक्ति देती है, तो अगर तुम उन्हें सच्चे दिल से प्रे करोगी तो वो तुम्हें जरूर पावर देंगी। ये याद आते ही ब्लेज की आंखें चमक उठती है और वो सोचती है, शायद डायना सही कह रही थी, मैंने कभी भी गॉडेस पर भरोसा ही नहीं किया। मैं हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही करती रहती थी कि मुझे अनाथ क्यों बनाया, क्यों हर चीज में डायना को मुझसे अच्छा बनाया और न जाने क्या किया, लेकिन अब और नहीं। फिर ब्लेज अपना हाथ जोड़कर प्रे करती है और कहती है, गॉडेस एरा, आपने मुझे जिंदगी में एक दूसरा मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब प्लीज मुझे जोशुआ को ठीक करने में मदद कीजिए। आई प्रॉमिस, अगर आपने मेरी मदद की तो मैं इस लाइफ में डायना से कभी नफरत नहीं करूंगी और ना ही एडविन के प्यार के बीच आऊंगी। फिर ब्लेज थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, एंड ऑनेस्टली आपने पहले ही डायना की बहुत मदद कर रखी है, तो इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। ब्लेज के इतने बोलते ही अचानक उससे तेज चमकदार रोशनी निकलने लगती है और वो हैरानी से कहती है, मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरे अंदर की सारी पावर बाहर आ रही है। फिर उसके हाथ से निकल रही वो हल्की सी हीलिंग लाइट एक तेज रोशनी में बदल जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। ब्लेज की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि कमरे में खड़े ड्यूक, एडविन और गॉर्डन को कुछ दिखाई नहीं देता।
तभी एडविन की नजर ब्लेज पर पड़ती है और वो देखता है कि ब्लेज से निकल रही रोशनी इतनी चमकदार और सुंदर होती है कि वो किसी गॉडेस से कम नहीं दिख रही होती है। फिर ब्लेज अपनी हीलिंग पूरी करती है और कुछ देर वेट करने के बाद भी सब देखते हैं कि जोशुआ को होश नहीं आता। तभी जोशुआ की नानी हैरान होते हुए कहती है, कोई जाके मास्टर जोशुआ को चेक करो, अभी तक उनको होश क्यों नहीं आया, कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया। फिर डॉक्टर गॉर्डन तुरंत आगे बढ़ता है और जाके जोशुआ का बैंडेज खोलता है और कहता है, ये क्या, खून निकलना बंद हो गया है और घाव भी सूखने लगे हैं, ये तो अब तक कोई नहीं कर पाया था, यानी ब्लेज की हीलिंग काम कर रही है। फिर वहीं जोशुआ की नानी, जो पहले से ही चाहती थी कि ब्लेज फेल हो जाए, ताना मारते हुए कहती है, घाव सूख रहे तो इसमें हम क्या करें, मास्टर जोशुआ को तो अभी तक होश नहीं आया है ना, मैंने पहले ही कहा था हमें इस लड़की पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, एक में तो अनाथ, खानदान का कोई अता पता नहीं, ना जाने अब मास्टर जोशुआ के साथ क्या कर दिया। तभी अचानक जोशुआ उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक होते हैं और जोशुआ एकदम मासूमियत के साथ कहता है, आप सब लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।